नमस्कार, हमारे विशेष शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रताप राजपुरोहित। प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि खुशी के बराबर कोई खुराक नहीं होती है। यानी खुशी के पैरामीटर ये है कि हम दिमागी तौर से कितने स्वस्थ हैं। और आज इस पैरामीटर के आधार पर हम जांच करें तो अधिकतर विद्यार्थी इस पैरामीटर पर खरे नहीं उतरते हैं। तो हम दिमागी तौर से स्वस्थ कैसे हो, मानसिक रूप से मजबूत कैसे हो, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमलता मैम। मैम, आपका इस शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे हम जानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य होता है, तो वैसे मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य है क्या? अगर सर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं तो मेंटल हेल्थ एक वेलबींग की स्टेट है जिसके अंदर किसी भी पर्सन को ये पता होता है कि उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसको डे टू डे लाइफ के जो स्ट्रेस होते हैं उसका सामना करना आता है थ्रू मेंटल हेल्थ। अगर कोई मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और कोई मेंटली हेल्दी है तो उसे ये पता होता है कि उसे कैसा फील हो रहा है, वो लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्ट्रेस होता है उसको इजीली डील कर पाता है, सॉल्व कर पाता है। अगर कुल मिला के मेंटल हेल्थ की बात करें तो कैसे हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे हम उन्हें डील करते हैं, कैसे लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, यही सब कुछ मेंटल हेल्थ में आता है। जी, मतलब हम लाइफ को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, कैसे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम का समाधान कर रहे हैं, वो मेंटल हेल्थ से कनेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है आज के समय में, कहते हैं ना, पेरेंटिंग एक चैलेंजिंग जॉब है। बिल्कुल। तो जो मैम स्टूडेंट की लाइफ में जो मेंटल हेल्थ है उसका क्या रोल है? सर लाइफ के हर स्टेज पे मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूं या एडोलेसेंट एज की बात करूं या अडल्ट की बात करूं या फिर ओल्ड एज पर्सन की बात करूं, तो हर स्टेज में मेंटल हेल्थ का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो वहाँ पर तो मेंटली हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सर स्टूडेंट यानी कि बच्चा घर से बाहर निकलकर स्कूल जाता है, एक नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सीखता है, तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और जैसा कि आपको पता है कि एडोलेसेंट एज के अंदर बच्चों में फिजिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, लाइक मूड स्विंग्स हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उस टाइमिंग पे एडजस्ट करना है, पीयर प्रेशर रहता है उन लोगों को, तो उस वक्त मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम स्टडी की बात करें, बच्चा अगर मेंटली हेल्दी ही नहीं है तो स्टडी पे वो कभी फोकस नहीं कर पाएगा, कभी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए मेंटल हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट की लाइफ में। जी, स्टूडेंट की लाइफ में चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो कैसे डील कर रहा है, ये सारे पॉइंट के मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़रूरी होता है मेंटल हेल्थ। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उसके अंदर एक ये भी ही कुछ बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था, तो मैंने सोचा आज ये भी पूछ लूँ कि स्टूडेंट ये भी जो मेंटल हेल्थ के इशू जो फेस करते हैं, तो जब किसी बच्चे की ऐसी परेशानी होती है तो उसको डील कैसे करें फिर? पहले तो मैं बच्चों की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करना चाहूँगी। लाइक स्टूडेंट्स को स्ट्रेस है, एग्ज़ाम फियर और फोबिया है, एंग्जाइटी है, मूड स्विंग्स इश्यूज़ हैं, ओवर थिंकिंग है, और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि लाइक मुझे कोई नहीं समझ सकता, फ्रेंड्स भी नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर भी नहीं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा लोनलीनेस भी फील करते हैं। और इसके साथ साथ उनको बहुत बार कंपेयर किया जाता है, जिसकी वजह से भी उनका एक रिलेशन में गैप बन जाता है। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट इश्यूज भी एक स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं। पीयर प्रेशर होता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से बच्चों का थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। अगर इनको डील करने की बात है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी और उन्हें भी। अच्छा, स्टूडेंट अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं सर, जैसे कि आप एक अपना परफेक्ट स्केड्यूल होना चाहिए और उसके अंदर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डालनी चाहिए जिसको करने में आपको मज़ा आता है। लाइक अगर हम बात करें तो हॉबीज़ को एक्सप्लोर करना हमें आना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे प्लांट्स लगाना पसंद है तो और उनकी देखरेख करना पसंद है तो डेफिनेटली मैं उस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय करूँगी। तो ये हर स्टूडेंट को करना चाहिए।
हर इंसान की हॉबी अलग अलग होती है। जैसे अगर किसी को पोइट्री लिखना पसंद है, किसी को अगर गार्डनिंग पसंद है, किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, तो जो भी आपकी हॉबी है उसको अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें। और उसके साथ आप पूरी परफेक्ट नींद लें, क्योंकि आपका नींद लेना भी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दें, क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों आपस में कोरिलेट होती है। तो इनको डील करने के लिए एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, योगा है, इन सबको एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। हाँ सर, ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या होता है मेडिटेशन करने से, 7-8 दिन से मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ चेंजेस नहीं लग रहा। लेकिन मैं यहाँ बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि 7-8 दिन से कोई भी चेंजेस आपको नहीं पता चलेंगे। कम से कम आप 1 से 1.5 महीने किसी भी चीज़ को फॉलो करें, फिर उस चेंजेस को आप अपनी लाइफ में देखें। आपको 100% कोई पॉजिटिव चेंज ज़रूर मिलेगा। और मेडिटेशन का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और आप मेंटली भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो सर, ये कुछ टिप्स अपना के बच्चा अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे किसने कहा भी है कि किसी भी हैबिट को अपन डालते हैं तो कम से कम उसको 21 दिन तक कंटिन्यू करना चाहिए। तो 2-3 दिन में तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कि कैसे हो सकता है। तो बच्चों, हमें मेडिटेशन करना है, योगा करना है, तो जैसे डॉक्टर हेमलता मैम ने बताया कि हमें कम से कम महीना 1.5 महीना उसको रूटीन से करना होगा, तब जाकर ही हमें वो हैबिचुअल होंगे, फिर उसके हिसाब से हमारा माइंड सेट होता। बिल्कुल सर। एक और प्रश्न था, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि कोविड के बाद में सिचुएशन बहुत बदली है एजुकेशन की। तो कोरोना काल के बाद में, कोविड के बाद में बच्चों के लाइफ में सडन चेंज आए। जैसे पहले ऑफलाइन क्लासेस, फिर ऑनलाइन क्लासेस, फिर उसके बाद वापस ऑफलाइन क्लासेस। इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा है? सर, अगर मैं कोविड की बात करूं तो इससे सभी की लाइफ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया था। एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए थे जब कोरोना आया था। तो अगर सडन चेंजेस की बात करें, ऑफलाइन ऑनलाइन फिर से ऑफलाइन, तो बड़ों की लाइफ में या सभी की बात करें तो जब सडन चेंजेस आता है तो हमें भी किसी हैबिट को बदलने में बहुत टाइम लगता है, मुझे भी और बहुत प्रॉब्लम भी आती है। तो सेम ऐसा बच्चों के साथ भी था कि जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लासेस हुई तो उन्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया हमारी ज़िंदगी में, हमारी सारी लिमिटेशन एक मोबाइल तक, एक लैपटॉप तक आके रह गई है और लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। सारे फ्रेंड्स दूर हो गए, क्लासमेट्स दूर हो गए, वो स्कूल की मस्ती चली गई, अब कैसे करेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में एक और चीज़ अच्छी हुई थी कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ज़्यादा एकदम अटेंटिव होके अटेंड करते थे कि अच्छा मैम हैं और फर्स्ट टाइम था वो चीज़, तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होके वो अटेंड करते थे। और एक टाइम के बाद वो इतना हैबिचुअल हो गए थे कि बस कैमरा ऑफ कर दिया और आराम से लेटे लेटे क्लासेस अटेंड कर रहे। तो इसका एक साइड इफेक्ट जो आया, सबसे ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा लेजी हो गए, बहुत ज़्यादा। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्हें यही आ रहा है कि उनका एक कंफर्ट जोन बन गया था, अब उससे वो बाहर आने में उनको दिक्कत आ रही है कि अब फिर से स्कूल जाना है, फिर से हमें एक्टिविटी करनी है। अच्छा, कोविड की वजह से फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में बहुत कम हो गई थी, तो सबसे बड़ी जो चेंजेस वाली बात है वो यही है कि अभी उनको स्कूल जाके फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत दिक्कत आ रही है। तो हाँ, डेफिनेटली इस चेंजेस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ा है बच्चों में, लेकिन हाँ, अगर वो कोशिश करेंगे तो इसको भी ईजिली पार करके बाहर आ जाएंगे। खैर, अब तो बच्चे स्कूल को एंजॉय भी करने लगे हैं और ये चेंजेस भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। बिल्कुल, जैसे पहले वाले प्रश्न के जवाब में आपने कहा था कि महीना 1.5 महीना उसको रूटीन में लाना पड़ेगा, तो बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस भी लंबे समय तक घर पे ली थी, तो बैठे या लेटे लेटे उनको हैबिट हो गई थी तो उसको बदलने के लिए भी उनको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट तो बच्चों की लाइफ पे पड़े हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को हेडेक इश्यूज हो गए हैं, आईसाइट इश्यूज हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं बच्चे, दिन भर मोबाइल यूज़ करके एग्रेसिव हो गए हैं। तो और अगर पॉजिटिव इसका अगर हम पार्ट देखें तो ये है कि हमें कोविड से ये पता चला बहुत सारे बच्चों को कि दूर बैठ के हम कहीं से भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। क्या बात है। ये बहुत पॉजिटिव एक हमारी लाइफ में आया पार्ट कि हम कहीं से भी कोई भी स्टडी कर सकते हैं, किसी भी फैकल्टी से कर सकते हैं, जो टीचर हमें पसंद हैं उनसे हम पढ़ाई कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन स्टडी। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि कोरोना काल आने की वजह से जो एक लंबे टाइम बाद जो चीज़ आने वाली थी वो पहले हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, धन्यवाद मैम। एक और प्रश्न दिमाग में बच्चों के, पेरेंट्स के, अभिभावक के
और अक्सर मैं भी शिक्षक हूँ तो इस तरह की चीज़ें आती है कि स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, जैसे कि पढ़ते पढ़ते नींद आना। बिल्कुल सर। बच्चों के अक्सर यही सवाल होते हैं, जब कहते हैं कि प्रॉब्लम। आप होमवर्क करके नहीं लाई या काम नहीं किया, तो ये मतलब प्रश्न होते हैं। पढ़ते पढ़ते सर मेरे को नींद आ गई थी रात को, पढ़ाई में मन नहीं लगा, ये भी एक सवाल होता है। स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, मतलब ये बच्चों का ही सवाल है, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ। इन सब प्रॉब्लम को स्टूडेंट कैसे सोल्व करें? सर बहुत ही इजीली बच्चे इन सब चीज़ों को फेस करते हुए आराम से इन प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकते हैं। बस अगर नींद आने वाली प्रॉब्लम की बात है सर, जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहले तो हर स्टूडेंट को पूरी परफेक्ट नींद लेनी चाहिए। परफेक्ट नींद लेनी बच्चे एक्चुअली क्या करते हैं, लेट नाइट तक होमवर्क करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं या कुछ गैजेट्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद कंप्लीट नहीं होती। तो 6 से 7 घंटे की आप नींद लें तो पूरे चांसेस रहेंगे कि आपको पढ़ते वक्त नींद नहीं आएगी। इन केस फिर भी अगर ऐसा होता है तो आप 45 मिनट या 1 आवर के बाद एक छोटा सा ब्रेक लें। उसमें आपको कोई गैजेट्स यूज़ नहीं करना है जी। आप वॉक करके आ सकते हैं, किसी फैमिली मेम्बर से बात करके आ सकते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा सा खाने के पैटर्न पर भी ध्यान दें। अगर हम हैवी खाना खा के तुरंत पढ़ाई करने बैठते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सर, हमें नींद आएगी। तो खाना खा के थोड़ा ब्रेक लें, उसके बाद आप स्टडी के लिए बैठें। उसके साथ साथ आप लोग ये ज़रूर करें कि अगर स्टडी में आपको पढ़ते वक्त बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं ये यहाँ बोलना चाहूँगी कि आप एक बार रेस्ट कर ही लें। जी। सब टिप्स अपनाने के बाद भी अगर आप किसी भी स्टूडेंट जबरदस्ती ना करें, फिर फ्रेश माइंड से पढ़ने के लिए बैठे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा सर। और दूसरा ये कुछ चीज़ें भी बच्चे ध्यान रख सकते हैं, लाइक परफेक्ट आपकी रोशनी होनी चाहिए। अगर आप डिम लाइट में पढ़ते हैं या कम लाइट में पढ़ते हैं तो नींद आने के चांसेस रहते हैं। आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ें। अगर आप लेटे लेटे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है सर, वो माहौल ही सोने का होता है, तो फिर आपको नींद आएगी। तो आप कोशिश करें कि आप टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ें। तो कुछ टिप्स का अगर बच्चे ध्यान रखेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ है कि नींद वाली प्रॉब्लम से वो बाहर आ सकें। अच्छा, अगर फिर भी ऐसा हो रहा है कि पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है तो थोड़ी देर टहलते टहलते आप स्टडी कर सकते हो। अगर आप मन में बोल के पढ़ते हैं तो थोड़ी देर आप जोर से बोल के पढ़ाई कर सकते हो, तो इससे भी नींद को भगाया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, यानी कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो बच्चे को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसको डिस्ट्रैक्शन हो किस चीज़ से रहा है। बच्चा खुद बैठ के सोचे कि ऐसा क्या है कि पढ़ते वक्त मेरा मन नहीं लग रहा। रीजन पे जाना बिल्कुल, रीजन पे जाए बच्चा कि कोई फैमिली इश्यूज है या कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है या कोई ऐसे डिस्ट्रैक्टिव आइटम्स हैं जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पहले उस पर ध्यान दें। अच्छा, अगर आप गैजेट्स की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप ट्राई करें कि जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इन सब से बहुत दूर बैठें और अपना एक टाइम टेबल बना ले एज अ स्टूडेंट। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि मुझे इस वक्त पढ़ाई करनी है, तो इससे डिस्ट्रैक्शन कम होने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर बच्चा फॉलो करेगा तो डेफिनेटली धीरे धीरे इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। और अगर बात करें कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसमें बच्चा पहले ये सोचे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें नहीं अच्छा लग रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा ये सोचता है कि मुझे मैथ्स बहुत टफ लग रही है या साइंस बहुत टफ लग रही है। तो मैं ये बता देती हूँ कि हर किसी को हर कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है। किसी का कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है तो किसी का कोई और सब्जेक्ट होता है। तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसे तो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब प्रॉब्लम हमें आती है टफ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें उस सब्जेक्ट को टाइम देना है। अगर आप टफ सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना है तो आप उसके कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाएं, उसको पॉइंटर्स में कन्वर्ट करें, फ्लो चार्ट यूज़ करें, आप डायग्राम्स बना के पढ़ें, तो ऑटोमेटिकली आपको वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। और फिर उसका रिवीजन करेंगे तो धीरे धीरे वो टफ सब्जेक्ट भी आपको ईजी लगने लग जाएगा। तो सर, इन कुछ छोटे छोटे टिप्स को बच्चा यूज़ करे तो डेफिनेटली हेल्प तो करेगा। बहुत एकदम सही, मतलब पर्याप्त नींद लेगा, समय पे सोएगा, सोते समय गैजेट्स का कम यूज़ करेगा तो डेफिनेटली उसको पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। तो बच्चों, अब ये आपका कोई मम्मी पापा से या टीचर से ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मुझे नींद आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका कर दिया है। कई क्वेश्चन और रहते हैं बच्चों के दिमाग में, बच्चे हैं सब तरह के उनके दिमाग में आते हैं कि अक्सर स्टूडेंट के साथ ऐसे होता है कि वो एग्ज़ाम में लिखते वक्त पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे साथ भी होता था ऐसा। एक्चुअली सर, ऐसा इसलिए होता है कि हम
लास्ट नाइट स्टडी करते हैं कि कल एग्जाम है, आज खूब या पढ़ो। कल पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि हम आंसर भूलें। जी, तो सबसे पहले तो हर स्टूडेंट को अपना कोर्स, अपना सिलेबस पहले कवर कर लेना समय चाहिए। पर, ठीक है। समय पर कवर कर लो उसे, समय पर सारी चीज़ें आप लर्न कर लो, कुछ की पॉइंट्स, पॉइंटर्स, अपने नोट्स बना लो जो एग्जाम में, मतलब शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, अगर उनका यूज़ करेंगे तो आराम से रिवीजन कर पाएंगे। अगर आपको पढ़ा हुआ नहीं भूलना है तो आप पहले से पढ़ाई करें और साथ ही साथ आप एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाएं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से बच्चा एग्जाम में भूल जाता है। तो उस वक्त आप लोग प्लीज़ पूरा फोकस अपनी स्टडी पे रखें। ये नहीं सोचें कि मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, आप प्रायोरिटी डिसाइड करें कि अभी मेरी प्रायोरिटी मेरा एग्जाम है। क्या आप सोच के या आप अपनी फैमिली का या अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए टेंशन करके उस चीज़ का सॉल्यूशन कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो आपकी प्रायोरिटी एज ए स्टूडेंट आपका एग्जाम है, तो एग्जाम पे फोकस करें। अच्छा सर, बहुत बार बच्चे सिर्फ एग्जाम की डर की वजह से भूल जाते हैं कि मुझे, हाँ मेरा एग्जाम है, तो मैं अगर मैं सही से नहीं लिख पाया, अगर मैं भूल गया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले से डरना नहीं है। अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही डर लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, तो आंखें बंद करें, डीप ब्रीथ करें, इनहेल एंड देन एक्सहेल, और रिलैक्स को ऐसा 3 से 4 बार करें और आराम से अपना एग्जाम दें। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम देते वक्त मार्क्स के बारे में नहीं सोचने हैं कि मेरे इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद कितने नंबर आएंगे। आपको वहां पर अपना 100% देना है, क्योंकि अगर आप वहां पे सोच लेंगे कि मेरे इतने मार्क्स आए, मम्मा क्या बोलेंगे, पापा क्या बोलेंगे, मेरा फ्रेंड क्या बोलेगा, टीचर क्या बोलेंगे, नहीं। उस वक्त आपको आपकी एक ड्यूटी कंप्लीट करनी है और वो है एग्जाम के सारे आंसर परफेक्टली, अपने अकॉर्डिंग परफेक्टली लिखने हैं। तो इजीली अच्छा, आपने एग्जाम के समय पूरा एग्जाम पर फोकस रहे, बाकी चीज़ों को सबको बिल्कुल भूल जाए। बिल्कुल। आपके जवाब में ही एक आपने कहा था कि जैसे फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इस तरह की कोई बात होती है तो बच्चे, वो भी उनके दिमाग में चल जाता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा प्रश्न था, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, तो मैंने इंक्लूड किया था उसको कि लाइफ है तो प्रॉब्लम तो होगी ही। बिल्कुल सर। और फैमिली प्रॉब्लम बच्चों की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, तो इसका कैसे सॉल्यूशन करें, क्या करें? एक्चुअली सर, बड़ों को ऐसा लगता है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है, फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता है कि बच्चों को क्या करना है फैमिली की प्रॉब्लम्स को, और उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर पेरेंट्स को बता देना चाहती हूँ, सारे फैमिली मेंबर्स को बता देना चाहती हूँ कि बच्चों को सब कुछ पता होता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है। हम चाहे कितना भी हाइड करने की कोशिश करें, उन्हें पता होता है, क्योंकि बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप ये गलतफहमी तो निकाल दें कि बच्चों को पता नहीं चलेगा। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो मैं पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों के पास शांति से बैठकर बात करें कि बेटा ये प्रॉब्लम है और इसका ये सल्यूशन भी है। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बच्चे से जब आप चीज़ें डिस्कस करेंगे तो उसको वो चीज़ बड़ी नहीं लगेगी, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि सर क्या होता है ना, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनमें एंग्जाइटी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उनका एग्रेशन लेवल हाई हो जाता है, वो अकेलापन फील करने लग जाते हैं, और एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बच्चों में डिप्रेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। अच्छा, इसमें बच्चे पेरेंट्स के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पेरेंट्स के साथ आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में ये सब कुछ चल रहा है, तो पापा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। बच्चे भी अपनी तरफ से जाकर पेरेंट्स से डिस्कस करें और पेरेंट्स भी बच्चों को सारी चीज़ें बताएं कि घर में क्या चल रहा है। तो इससे बच्चे मेंटली हेल्दी भी रहेंगे और उन्हें पता भी रहेगा कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, घर में चलती रहती हैं और इनका सोल्यूशन भी होता है। बात करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी। एक और प्रश्न रहता है कि बच्चों का ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, बच्चे बड़े परेशान हैं इस प्रश्न से लेकर के। वो कहते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन। एक्चुअली सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और पेरेंट्स को यहाँ पर ये समझना होगा कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, सबकी मेंटेलिटी अलग है, सबकी लर्निंग कैपेसिटी अलग है और सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग है। किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, किसी बच्चे को स्टडी में इंटरेस्ट होगा, किसी बच्चे को किसी और एक्टिविटी में इंटरेस्ट होगा। तो आप कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब सबकी क्रिएटिविटी अलग अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है, तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो सर। अच्छा, ये चीज़ पेरेंट्स को समझना होगा कि कंपैरिजन करने से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पर पड़ते हैं।
तो आपको बच्चे को नहीं बोलना है कि उस बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आए हैं, हमने तुम्हें सारी फैसिलिटीज़ दी, उसके बावजूद तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चे की मेंटेलिटी को भी आप समझें। यहाँ पर आप कंपेयर करने की बजाय बच्चे से पूछें कि बेटा तुम्हारे मार्क्स इस बार कम क्यों आए हैं, तुम क्यों फोकस करके पढ़ाई नहीं कर पाए, या कोई कंपटीशन अगर बच्चा नहीं सक्सेसफुली क्लियर कर पाया है तो उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करें और उसको मोटिवेट करें कि कोई बात नहीं, अगर इस बार आप नहीं सक्सेस हुए तो नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ हैं, हम मिल के ट्राई करेंगे एंड डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम तुम उसे इजीली सक्सेसफुली पार कर पाओगे। तो और वैसे सर ना पेरेंट्स एक्चुअली क्या ना जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, एक्चुअली वो सारी फैसिलिटीज देते हैं और फिर उन पे भी एक प्रेशर होता है कि हमारा बच्चा सक्सेस नहीं हुआ है, हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं रेपो वाला प्रॉब्लम भी हो जाता है पेरेंट्स का कि बिल्कुल समाज में कि भाई हमारा कि आपका बच्चा क्या है, क्या कंडीशन में है। तो ये आप दूसरों के लिए अपने बच्चे को स्ट्रेस ना दें, क्योंकि ऑल ओवर अगर बात करें तो रहना हमें उसी फैमिली में है और वही फैमिली एक्चुअली हमारे साथ रहती है, तो वही उसी फैमिली की मेंटेलिटी एक बच्चे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो आप सोसाइटी प्रेशर कहीं भी बच्चे पे मत डालो और कंपैरिजन बिल्कुल मत करो। जैसा कि मैंने बताया कि हर बच्चा यूनिक है, तो कंपैरिजन को बच्चे की लाइफ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। उसे लगने लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा दूसरे बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरे बच्चों की वैल्यू करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लग जाता है और कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से वो किसी भी चीज़ में भाग लेना बंद कर देते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, पेरेंट्स से और एक डिस्टेंस बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे मम्मी पापा हमें नहीं समझ सकते, तो फिर वो कोई सीरियस प्रॉब्लम भी होगी तो आके पेरेंट्स को नहीं बताएंगे। तो ज़रूरी है कि आप बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें। तो ये तो अभिभावकों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से ना करें, उसी का जो रिजल्ट है उसी को ग्रोथ करवाएं कि भाई आपके इतने परसेंटेज अगले में और अच्छा आए। बिल्कुल, तो बच्चा भी खुश होगा कि हाँ मेरी तुलना मेरे से ही हो रही है। बिल्कुल, और पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, इस बार इस रीजन से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम आगे ट्राई करेंगे और हो जाएगा। एक और बेहद खास प्रश्न है बच्चों की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, कि बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिलेटिव्स रिजल्ट को लेकर बहुत प्रेशराइज करते हैं, जो अभी आपने कहा भी था, जिसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में पेरेंट्स और बच्चों को और क्या करना चाहिए जिससे रिलेटिव्स पर भी इतना नहीं रहे। एक्चुअली क्या होता है ना सर, पेरेंट्स प्रेशराइज इसीलिए होते हैं कि रिलेटिव्स पेरेंट्स को भी कॉल करते हैं और बच्चों को भी कॉल करते हैं। आपके बच्चे का क्या रहा है? हाँ, आपके बच्चे के कितनी परसेंटेज बने 10th, स्पेशली 10th और 12th का जब रिजल्ट आता है, या फिर आपका बच्चा नीट जेई ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहा है, तो फिर उनको लगता है कि अच्छा मेरे बच्चे का ये रिजल्ट रहा है, उनके बच्चे का क्या रहा है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। या फिर क्या होता है कि उनके बच्चे का नहीं हुआ है तो रिलेटिव्स को रहता है कि अच्छा उनके बच्चे के कितने परसेंटेज आए, मेरे बच्चे के तो कम आए, तो उन लोगों का रहता है कि हम बात करें जानने के लिए, लेकिन वो रिलेटिव्स का जानना हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और कहीं ना कहीं हम सोसाइटी प्रेशर में अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, परसेंटेज कम बने तो क्यों बने। तो सबसे पहले कुछ पेरेंट्स जो कंपेयर नहीं करते हैं या सोसाइटी प्रेशर की वजह से बच्चों को परेशान नहीं करते हैं, वो भी एक टाइम के बाद उन्हें लगता है कि अच्छा उनके बच्चे का हो गया है इसमें नीट में सिलेक्शन, जेई में ये परसेंटेज बने हैं और मेरे बच्चे के ये बने, तो एक टाइम के बाद उनको लगता है कि क्यों नहीं हुआ मेरे बच्चे का, मैंने भी तो फैसिलिटी दी थी, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को डांटना स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ के लिए। तो आप सोसाइटी के लिए प्लीज़ अपने बच्चे को स्ट्रेस ना दें, आप अपने बच्चे की मेंटेलिटी को समझें और उसे मोटिवेट करें, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। बिल्कुल, और अगर बच्चे के परसेंटेज कम बने तो उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है सर, हो सकता है एग्जाम टाइमिंग में उसकी तबीयत खराब हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो, या उसके कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज चल रहे हो जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाया। तो पेरेंट्स को बच्चों की मेंटेलिटी को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना होगा, ताकि आपका और आपके बच्चे का एक बॉन्ड बना रहे। बहुत सारे प्रश्नों के आपने सटीक, यूनिक और बहुत अच्छे जवाब दिए। हमारे जो जितने भी अभिभावक और बच्चे इनसे बहुत लाभान्वित होंगे। और भी अगर आपके कोई इस तरह के प्रश्न है, अभिभावक या बच्चे
जिनके भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि स्टूडेंट लाइफ में डाइट चार्ट है, उसका क्या रोल होता है? सर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर मैं एक प्लांट की बात करूं तो प्लांट में सिर्फ पानी डालने से वो ग्रो नहीं करेगा, पानी के साथ साथ धूप भी चाहिए, खाद भी चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। वैसे ही एक बच्चे को अच्छी और हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड डाइट देना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो। आप ऐसा खाना खिलाएं जो उसके लिए हेल्दी हो, उसके ब्रेन पे भी पॉजिटिव इफेक्ट डाले और बॉडी पे भी, क्योंकि अगर बच्चा फिजिकली हेल्दी होगा तो ऑटोमेटिकली मेंटली भी हेल्दी हो जाएगा, और अगर मेंटली हेल्दी होगा तो बच्चा अच्छे से स्टडी भी कर पाएगा। तो डाइट अच्छी रखें। और अगर बात करूं मैं फास्ट फूड की, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उसको कम से कम, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल ना खिलाएं, पेरेंट्स खिलाएं, बच्चों को पसंद है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नहीं खिलाएंगे तो भी उनका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा कि हमें। डाइट चार्ट में टोकना चाहूँगा आपको, डाइट चार्ट में कभी कभार इंक्लूड कर सकते हैं बिल्कुल उसको। आप वीकली कर सकते हो, या कुछ स्पेशल ओकेशन पे कर सकते हो, या बच्चे को एज अ रिवॉर्ड ये चीज़ें आप दे सकते हो कि अच्छा बच्चे ने एक टास्क कंप्लीट किया, अच्छे मार्क्स आए हैं, तो अगर उसे कुछ ऐसा पसंद है तो आप बना के खिला सकते हो, या फिर आप बाहर जाकर भी खिला सकते हो फैमिली के साथ बस। और आप हेल्दी वे में भी मदर्स फास्ट फूड घर पे बना के भी खिला सकती हैं। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि अच्छा खाना बच्चा अगर खाएगा, लाइट फूड अगर खाएगा, हेल्दी खाना वो खाएगा, तो वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहेगा। तो डाइट चार्ट का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है सर एक स्टूडेंट की लाइफ में। बिल्कुल, किसी ने कहा भी कही है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। बिल्कुल सर। तो हम अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मन भी हमारा अच्छा रहेगा। अंत में चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को और टीचर्स, अपने बच्चों को, टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स का भी बड़ा रोल होता है, कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों को। बिल्कुल। जाते जाते बस मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी काम करें। और मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों से बॉन्डिंग सेट करें, और क्या प्रॉब्लम्स वो अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, वो अगर आपकी बॉन्डिंग उनके साथ होगी तो डेफिनेटली वो आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, मैं स्टूडेंट को ये भी बोलना चाहूँगी कि कभी कभी सर ऐसा होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ना तो कोई फैमिली में समझ सकता है, ना मेरे फ्रेंड सर्कल में समझ सकता है, तो वो धीरे धीरे अकेला फील करने लग जाता है। तो मैं यहाँ स्टूडेंट से बोलना चाहूँगी कि एक बार आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करें। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं समझेगा, लेकिन शायद शेयर करने पर समझ ले और आपको कोई सोल्यूशन भी मिल जाए, और ना भी मिले, आपको शेयर करने के बाद बहुत अच्छा और लाइट फील होगा। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प लें। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आपको लग रहा है कि मैं नहीं मैनेज कर पा रहा, नहीं डील कर पा रहा और मेरी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो सर प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी चाहिए। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं तो हम किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प ना लें। फिजिकल हेल्थ जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ भी है। तो आप फिजिकल हेल्थ के लिए अगर काम कर रहे हैं तो साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी काम करें। तो हमने जाना कि बच्चों और अभिभावकों के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। और भी आपके इस तरह के कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हमसे जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।